मर्सिडीज बेंज दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे शानदार कार कंपनियों में से एक है। कीमत करीब 80 अरब डॉलर, लेकिन आज सबसे वांछित और महंगी कारों में से एक होने के नाते इसकी शुरुआती विनम्र शुरुआत को भूलना आसान है। यह सब एक गरीब इंजीनियर के साथ शुरू हुआ, जिसे अपने काम में कई संदेश और असफलताओं के सामना करना पड़ा। पहली बिना घोड़े वाली गाड़ी का निर्माण। अपनी चुनौतियों के बावजूद उन्होंने सभी को गलत साबित किया, अपने छोटे उद्यम को दुनिया का पहला उद्यम बना दिया और 19वीं सदी के अंत के दौरान सबसे बड़ी उत्पादन कार कंपनी। लेकिन एक प्रेरक सफलता की कहानी के रूप में शुरू हुई कहानी में आश्चर्यजनक रूप से अंधकार में मोड़ आया। कंपनी को जबरन काम के तहत नाजियों को सैन्य वाहनों की आपूर्ति करने के लाभ हुआ। तो आराम से बैठ जाइए और ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि आज हम मर्सिडीज बेंज की पागलपन की भरी कहानी को कवर करेंगे। कैरोल बेंज। कैरोल बेंज का जन्म 1844 में जर्मन शहर मिलवर्ग में हुआ था। एक निम्न वर्गीय परिवार में जन्मे उनके पिता एक लोकोमोटिव ड्राइवर थे जो मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते थे। उसका परिवार गुजारे के लिए पर्याप्त है। हालांकि जब कैरोल 2 साल की हुई तो उसके पिता का निधन हो गया, जिससे वह और उसकी मां चल बसी एक गंभीर वित्तीय संकट में। कहने की जरूरत नहीं है, बेंज का बचपन आसानी नहीं था, लेकिन गरीबी में रहने और बिस्तर पर जाने के बावजूद, खाली पेट होने के बावजूद, उनकी मां ने यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया कि उनके बेटे को अच्छी एजुकेशन मिल पाए। स्कूल जाने में सक्षम हो गई और बहुत ही कम उम्र, विशेष रूप से रसायन विज्ञान और यांत्रिक में जब वह 15 इयर्स के थे, तब वो कैरोल ने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने और प्रवेश द्वार पास करने का फैसला किया। खोल जरूहा विश्वविद्यालय में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से परीक्षा दी, जहां उनकी मुलाकात एक शिक्षक से हुई जो अंततः उनके जीवन में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। रेटिना वेकर को मुख्य व्यक्ति माना जाता है, जिससे मैकेनिकल इंजीनियरिंग को वर्कशॉप आधारित से बदल दिया। जर्मनी में एक तकनीकी विज्ञान में पैसा, और वह इस बात में बहुत बड़ा विश्वास रखता था भाप इंजन जो उस समय ज्यादातर रेलवे और नावों के लिए उपयोग किए जाते थे, तेजी से अतीत की बात बताने जा रहे थे। शिक्षण के तहत बेंज की रुचि बिना घोड़े वाली गाड़ी में वास्तव में बढ़ने लगी और एक नियमित साइकिल सवार होने के कारण उन्होंने अपनी बाइक के साथ छेड़छाड़ करना और संभावित तरीकों को प्रयोग करना शुरू कर दिया। वह एक मोटर चालित वाहन बना सकता है। तब तक कई इंजीनियर और आविष्कारक पहले ही प्रयास कर चुके थे पहला ऑटोमोबाइल बनाने के लिए, जबकि उनमें से कुछ ने स्वयं चालित वाहन बनाने में कामयाबी हासिल की। ये शुरुआती आविष्कार अभी तक पूरी तरह व्यवहारिक नहीं थे। कैरोल ने देखा कि इसमें से अधिकांश शुरुआती वाहन थे भाप इंजन प्रयोगिक पर आधारित थे और प्रोफेसर रेटिनोवेक के मार्गदर्शन में उन्होंने जल्द ही एक बिल्कुल अलग धारणा की आवश्यकता का एहसास हुआ। जबकि कई लोगों शुरू में उनके दृष्टिकोण पर हंसे, बस इसे साबित करने के लिए उन्हें और समय चाहिए था। इस प्रकार 19 वर्ष की आयु में काल के रूखा से स्नातक होने के बाद बेंज ने अगले 7 वर्ष कई इंजीनियरिंग और निर्माण कार्यों में काम करते हुए उन्हें उनमें से किसी में भी फिट होने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उन्हें 1871 में अपना खुद का उद्यम शुरू करने के लिए जो कुछ भी सीखा था उसका उपयोग किया। अगस्त रिटर नामक एक मैकेनिक और साथ में उन्हें लोह फाउंड्री और मैकेनिकल में काम करना शुरू किया। मोनहेम में कार्यशाला। उसी समय बेंज अपने साइड प्रोजेक्ट पर काम कर रहा, विकास करने की कोशिश करता रहा, एक मोटर चालित गाड़ी। इसीलिए व्यवसाय चलाने में मदद करने के लिए एक भागीदारी का होना आवश्यक लगा। लेकिन दुर्भाग्य से काल के लिए उसका व्यापारिक साझेदार अविश्वसनीय निकला और उसके उपकरण स्थानीय लोगों द्वारा जब्त कर लिया गया। अधिकारियों के अनुसार उसकी कंपनी को अपने पहले वर्ष के दौरान काफी संघर्ष करना पड़ा। सौभाग्य से काल को एक स्त्री भी मिल गई थी।
उसी समय के आसपास वर्था रिंगर को कुछ साल बाद उनकी पत्नी बनी। धनी परिवार की वर्था मजबूत मूल्य वाली महिला थी और अपने मंगेतर के प्रयासों को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अपने बिजनेस पार्टनर द्वारा बर्बाद किया जा रहा है, इसलिए उसने रिटर का सारा सामान खरीदने के लिए अपने स्वयं के दहेज का उपयोग करने का निर्णय लिया। कंपनी का हिस्सा उसे और काल को व्यवसाय का पूर्ण नियंत्रण प्रदान करता है। साथ में वे सक्षम थे कि स्थिति को बदलने और अगले 10 वर्षों के दौरान व्यवसाय को चालू रखने के लिए। इसके बावजूद कार्य संघर्ष यह वह अवधि भी जब काल प्रमुख विकास करते हुए अपनी वास्तविक प्रतिभा दिखाने के सक्षम था और उसके पाश्चर्य प्रयोगों में सफलताएं सबसे विशेष रूप से यानी कि 1879 में गैसोलीन टू स्ट्रोक इंजन का विकास किया। अधिक राजस्व अर्जित करने के लिए उन्होंने अपने इंजन गति विनियमन जैसे आविष्कारों को करवाना भी शुरू कर दिया। सिस्टम बैटरी सिस्टम के माध्यम से मिशन स्पार्क प्लग कार्बोरेट क्लब गियर शिफ्ट और एक वाटर रेडिएटर इन डिजाइनों के साथ काल ने केवल अपने घोड़े रहित सपने को साकार करने के करीब पहुंच रहा था गाड़ी, लेकिन उन्होंने उसे और उत्पाद जोड़ने की भी अनुमति दी जिसे वह अपने व्यवसाय से बेच सकता था। काल का उद्यम के व्यवसाय उतना अच्छा नहीं चल रहा था। काल का उद्यम इतना बढ़ गया था कि वे बैंकों ने इसे शामिल करने की मांग की। इसे उसे मजबूर कर दिया। अन्य निवेशकों के साथ जुड़े और अंततः 1882 में अपने व्यवसाय को एक संयुक्त स्टॉक कंपनी में बदल दिया। अंत में काल के पास अपनी कंपनी के केवल 5% शेयर बचे और इस प्रकार के उसे अपने पद से हटा दिया गया। मामले को बदतर बनाने के लिए कंपनी ने नए उत्पादन डिजाइन किए तो उसके विचारों पर ध्यान नहीं दिया गया। वास्तव में अब कंपनी में उनका कुछ भी कहने का अधिकार नहीं रह गया था। काल ने अपना सामान पैक किया और अगले वर्ष निगम छोड़ दिया। उसका साथ छोड़ना काल के लिए एक कठिन झटका था, लेकिन निराशा ने उसे और भी अधिक दृढ़ बना दिया। सफल साइकिल के प्रति उनका पुराना जुनून उन्हें अधिकतम कतारों में लगाएगा और फ्रेडरिक इसे मदद करेंगे। ओनहेम में साइकिल मरम्मत की दुकान के मालिक थे। साथ में उन्हें मोड़ स्थापित किए और समुद्र और औद्योगिक मशीनों और स्थिर गैस इंजनों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। काल के पूर्व से भिन्न उद्यम इनकी शुरुआत काफी अच्छी रही और थोड़े ही समय में यह काफी लाभदायक बन गया। लगातार बढ़ती आय और 25 लोगों के स्टॉक के साथ बेन ने अंततः अपना मुख्य ध्यान केंद्रित किया अपने आजीवन सपने की और अपने गैस इंजन का उपयोग करके एक ऑटोमोबाइल बनाया। बस एक जोड़ने के बजाय एक गाड़ी के लिए काल ने मोटर के चारों ओर गाड़ी का निर्माण किया और साइकिल के समान तकनीकी का उपयोग किया। उन्होंने 1885 में वह निर्माण किया कि जिसे कई लोग पहली सच्ची ऑटोमोबाइल मानते थे। बेंट्स पेंट मोटर वैगन यह 2 सीटों वाली वाहन 3-4 पहियों पर चलता था जो एक तिपहिया साइकिल बनता था, एक द्वारा संचालित होता था। नेस गैस लीन फोर्स ड्रॉक मोटर, इसका एक सिलेंडर इंजन 2/3 अशक्ति उत्पन्न करता था और लगभग 7 मील प्रति घंटे तक चल सकता था। बेन का नया यह क्रांतिकारी था और अपने वाहन का परीक्षण और सुधार करने के बाद उसने अपनी वंडर कार को बाहर निकाला। 1886 की गर्मियों में सार्वजनिक, हालांकि उन्हें आलोचकों को समीक्षाएं मिली, जबकि कुछ ने उनकी रचना की प्रशंसा की। अधिकांश लोग मशीनों के बारे में निश्चय में थे और कई लोग नहीं जानते थे कि वह कुछ सड़कों पर गाड़ी चलाए, इस डर से कि कहीं गाड़ी में विस्फोट न हो जाए। दूसरों को यह भी विश्वास हो गया कि बेन शैतान था और उसे चला रहा था। राक्षसी गाड़ी काल के बिजनेस पार्टनर भी इससे बहुत खुश नहीं थे के प्रति उनका जुनून ऑटोमोबाइल ने उन्हें अपने काम से दूर रखा और वे यह नहीं देख सके कि उनका आविष्कार किस प्रकार उपयोगी हो सकता है। ऐसी मशीन कोई क्यों खरीदेगा?
उन्होंने बहस की कि यह घोड़े से तेज नहीं, यह आसानी से टूट सकता है, खत्म हो सकता है। फिर भी कार्ल वेन को यकीन था उसकी घोड़ा रहित गाड़ी थी भविष्य, और 1988 में बिक्री के लिए कारों का निर्माण शुरू किया। ऐसा करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति, उनकी सबसे बड़ी समर्थक उनकी पत्नी थी और अक्सर अपने पति के साथ वर्कशॉप में रहती थी। उसे नए सुझाव दे रहे हैं, लेकिन सुधार जोड़ने के बाद भी लोगों को काल का दर्शन नहीं हो सका। दूसरी ओर जिन कुछ लोगों ने कार खरीदी वे उनका उपयोग केवल छोटी दूरी तय करने के लिए ही कर सकते थे, और इसके साथ ही उन्हें हर समय अपने साथ रहने वाली मैकेनिकों को आवश्यकता होती थी कि इससे भी कोई मदद नहीं मिली कि वे थे। 1888 की गर्मियों में एक सुबह बेन का जन्म बहुत जल्दी हो गया, जबकि कार्ल अभी भी बिस्तर पर था और ऑटोमोबाइल इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण यात्राओं में से एक पर निकलने के लिए अपने पति की कार में चढ़ गई। वह अपने 2 बेटों को साथ लेकर आई और 4 के घर में माँ से मिलने के लिए निकल पड़ी, जो कि 66 मील दूर था। मोनहार बिराथा ने अपनी योजनाओं के बारे में न तो अपने पति को और न ही पुलिस को सूचित किया। सबसे अधिक संभावना, क्योंकि अगर उन्हें पता होता तो वे उसे जानने नहीं देते। उस समय कोई कार या मोटर चालित गाड़ी नहीं थी। उसने पहले कभी भी इतनी लंबी यात्रा करने का प्रयास किया था, लेकिन वह बेन के महत्व को साबित करने के लिए दृढ़ थी। आविष्कार हालांकि उनकी यात्रा पार्क में टहलना नहीं था। बिरथा को रास्ते में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे धूल भरी और पथरीली सड़कों को पार करना जो घोड़ों के लिए बनाई गई थी, पाने के लिए किसी फार्मेसी के पास रुकना, गैस और यहाँ तक कि कुछ यांत्रिक मरम्मत भी करनी पड़ी रही। 66 मील की यात्रा में जन्मा और उनके 2 बेटे शामिल हुए। 12 घंटे से अधिक, लेकिन अंततः वे सभी सुरक्षित रूप से चारों के घर पहुंच गए। किसी चीज से अधिक यात्रा ने वह लक्ष्य प्राप्त कर लिया जिसे पाने के लिए बिरथा ने निर्धारित किया था कि लोगों को यह ध्यान दिलाने के लिए कि ऑटोमोबाइल था। अगली बड़ी चीज इसके साथ ही बेन की मोटर वैगन शहर में चर्चा का विषय बन गई और इसे खूब सराहना मिली। काल के व्यवसाय के लिए प्रचार जल्द ही बेन और सी ने तेजी से विस्तार करना शुरू कर दिया। इतना ही ज्यादा 1890 तक यह जर्मनी में दूसरा सबसे बड़ा इंजन निर्माता बना गया था। हालांकि अपनी कारें बेचकर नहीं, बल्कि उनके अस्थिर गैसोलीन इंजन, लेकिन 2 नए व्यापारिक साझेदारी के जुड़ने से फ्रेडरिक वॉन फिशर और जूलियस गैस वे जल्द ही इसे बदलने में मदद करेंगे, जैसा उन्होंने ख्याल रखा। व्यवसाय और विपणन पक्ष के कारण बेन अपने इंजीनियरिंग लक्ष्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सका और था ऑल्टरनेटरी गियर, ट्रांसमिशन, डबल पिवोट जैसी कई नए कार नवाचारों को पेटेंट कराने में सक्षम हो गया। बक्सर कॉन्फ़िगरेशन के साथ स्टीयरिंग और प्लेट इंजन उन्होंने एक नई और डिजाइन और निर्माण भी किया। अपने व्यापारिक साझेदारी की सिफारिश पर ऑटोमोबाइल में सुधार किया। 1893 में बाजार में आया। उन्होंने इसे बेंज की विक्टोरिया कहा गया। यह एक अधिक शानदार 2 यात्रियों वाहन था जो के साथ आता था। 3 हॉर्स पावर का इंजन 11 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचने में सक्षम। इसकी विश्वसनीयता के लिए धन्यवाद। वाहन काफी अच्छी बिक्री हुई, लेकिन यह इसका पूर्ववर्ती डिजाइन था, सस्ता बेलो की जिसने वास्तव में लोकप्रियता हासिल की। लगभग 1200 इकाइयों की कुल उत्पादन राशि के साथ बेन का बेलो दुनिया का पहला बन गया। इतिहास में बड़े पैमाने पर उत्पादन कार बेन को समुद्र में बनाना सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी 1890 के 1900 के प्रारंभ में विश्व। हालांकि जब बेन की कंपनी अपनी नई सफलता का आनंद ले रही थी,
यह एक अन्य कंपनी से भी बहुत दबाव महसूस कर रहा था, डिमलर मोटर और कैसल सॉफ्ट। डाइमलर मोटर और कैसल सॉफ्ट डाइमलर और विल्हेम मेवेंक ने किया था। दोनों प्रतिभाशाली थे इंजीनियर, लेकिन विशेष रूप से गोटलीब डाइमलर बहुत ही प्रतिस्पर्धी होने के लिए जाने जाते थे और उनके पास बहुत कुछ था। व्यवसाय चलाने के लिए तरीके का संभव ज्ञान ऐसा प्रतीत होता था बेंच के पास ज्ञान की कमी थी। व्यावसायिक रूप से बेची जाने वाली पहली डाइमलर गाड़ी 1892 में सामने आई। 2 साल बाद उन्होंने इसका अनुसरण किया 2 सिलेंडर वाली कार के साथ और 1879 में उन्होंने अपना पहला फ्रंट इंजन मॉडल डाइमलर फिनिक्स पेश किया। यह स्पष्ट था कि डाइमलर कंपनी बेंच की बराबरी कर रही थी, क्योंकि उनके वाहन अधिक आकर्षण लग रहे थे और जनता के लिए आरामदायक। मिस्टर डाइमलर कंपनी के प्रभारी थे, लेकिन यह बैंक के नियंत्रण में था। उन्होंने अपनी सर्वोच्च उपलब्धि तैयार की। 1901 में मर्सिडीज 35 हॉर्स पावर। इस वाहन को इतना खास बनाने वाली बात यह कि यह पहला था। ऑटोमोबाइल एक कार के हमारे आधुनिक विचार से मिलता जुलता है। यह एक शक्तिशाली गैस इंजन से सुसज्जित था। दबाया गया स्टील चेसिस के साथ चौड़ा और बड़ा, और इसके केंद्र द्रव्यमान जमीन के पास था। शुरू में रेसिंग के लिए बनाया गया था। यह वाहन एक धनी व्यापारी अमील जेलेनेक के अनुरोध पर बनाया गया था, जिन्होंने इस कार का नाम अपनी बेटी मर्सिडीज के नाम पर रखने का फैसला किया। जीत हासिल करी। 56 मील प्रति घंटे की अधिकतम गति से चलने वाली सड़क दौड़ और पहाड़ी चढ़ाई की घटनाएं किसी भी अन्य से बेहतर है। अपने दिन का वाहन डाइमलर कंपनी की ओर बहुत ध्यान आकर्षित किया, जिसने पुनः ब्रांड बनाने का निर्णय लिया। उनके सभी वाहनों मर्सिडीज के पास चले गए और उसी नाम से रेसिंग और सार्वजनिक उपयोग के लिए नए मॉडल का उत्पादन शुरू किया। हालांकि दूसरी ओर यह नया चलन कार्ल बेंच के साझेदारी के लिए अच्छा नहीं रहा, जो ऐसा चाहते थे। एक तत्कालीन प्रक्रिया अपनी प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए वे मदद के लिए कुछ फ्रांसीसी डिजाइनों को लाए। कार्ल की मजदूरी के बिना एक नए तेज मॉडल के साथ बेंच उनके फैसले से नाराज और परेशान थे। उन्होंने ऑटो रेसिंग का विचार कभी पसंद नहीं आया और वे हमेशा धीरे और सावधानी से गाड़ी चलाना पसंद करते थे। वह सार्वजनिक सड़कों पर तेजी गति से गाड़ी चलाने के शोर और खतरे में भयभीत था। उनकी टीम द्वारा बनाई गई कार भी सफल नहीं रही। यह बेंच कंपनी के लिए नुकसानदायक हो गया, जिससे 1903 और 1904 के बीच और संकटों का सामना करना पड़ा। क्रोधित और निराशा होकर कार्ल ने छोड़ने का फैसला किया। उनकी पत्नी अभी भी निदेशक मंडल में बनी हुई है। अंततः में वह उसकी अनुमति देने के लिए सहमत हो गया। कारों की दौड़ में भाग लिया और अंततः ये रेसिंग सफल रही। उसने अंततः उनकी पत्नी को बचा लिया। 1908 तक बेंच के पास 120 हॉर्स पावर का रेसर था, एक राक्षस जो लेनिनग्राड से मॉस्को तक दहाड़ता था। 50 मील प्रति घंटे की औसत गति के साथ 8.5 घंटे, जो कि एक अविश्वसनीय उपलब्धि थे। उस समय पटरियों कितनी प्राचीन थी, लेकिन यह 200 हॉर्स पावर का वर्ल्ड और वेंड था, जो ऐसा करेगा अंततः ब्रांड को सुर्खियों में ला दिया। 1909 में बनी यह रेस कार पूर्ण गति को तोड़ देगी। उस समय के किसी भी बिनार्म ट्रेन या ऑटोमोबाइल द्वारा 140 मील प्रति घंटे से अधिक की गति तक पहुंचने का रिकॉर्ड है। 1911 में यह स्थान उस समय की सबसे वांछित कारों में से एक के रूप में डिमर के साथ जुड़ा हुआ था और आने वाली वर्षों में दोनों कंपनी की बिक्री अच्छी रही। हालांकि यह सफलता अल्पकालिक थी। जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा, उसने सभी के जीवन के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी हिलाकर रख दिया। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के हार के बाद देश के आर्थिक मंदी के दौर से गुजर गया।
दोनों कंपनियों डीमर और वेंट्स को काफी संघर्ष करना पड़ा उनकी संभावनाओं को मजबूत करना है। जीवित रहने के लिए दोनों कंपनियों ने अपनी प्रतिद्वंद्विता को एक तरफ रख दिया और 1924 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसमें उन्होंने अपने व्यक्तिगत नामों को बरकरार रखते हुए उत्पादन और विपणन प्रयासों को संयोजित करने पर सहमति व्यक्त की। लागत बचाने के लिए, लेकिन यह भी समझौता जर्मन व्यवस्था के रूप में केवल 2 छोटे वर्षों तक ही चला। हालात बदतर हो गए और दोनों कंपनियों को 1926 में पूरी तरह से विलय करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे एक नई कंपनी का निर्माण हुआ। डीमर बेंज के तहत कंपनी ने अपने वाहनों को मर्सिडीज बेंज के रूप में पुनः ब्रांड किया और 1920 के अंत में कई प्रभावशाली मॉडल जारी किए, जैसे मर्सिडीज बेंज टाइप 630 और मॉडल एस और एस। उनके सबसे अच्छे और प्रतिभाशाली इंजीनियरों में से एक जिन्होंने विकास में मदद की। ये वाहन फर्डिनेंड पोर्शे थे, जिनका नाम बाद में कार उपयोग में काफी प्रसिद्ध हुआ। जहां तक कार्ल का सवाल है, वह डीमर बेंज के निदेशक मंडल में बने रहे और सफलताओं देखने में सक्षम रहे। उनके ऑटोमोबाइल के बारे में और आश्चर्य की बात है कि उनके जीवन काल में ऑटो उद्योग कितना आगे बढ़ गया था। कंपनी के विलय कुछ ही वर्षों बाद अप्रैल 1929 में 84 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। मृत्यु के बाद कंपनी का आकार और ताकत लगातार बढ़ती गई और वह सर्वश्रेष्ठ में एक बन गई। दुनिया में प्रदर्शनकार निर्माता, लेकिन प्रत्याशित नेतृत्व में इससे अपने कुछ बेहतरीन वर्गों का आनंद लिया। एडोल्फ हिटलर का 1933 में जब हिटलर जर्मनी में सत्ता में आया तो वह प्रदर्शन करना चाहता था कि जर्मन में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी दुनिया के सामने अपने राजनीतिक दृष्टिकोण को ऊपर उठाने की उम्मीद में समकालीनों से ऊपर उन्होंने दुनिया को प्रभावित करने का एक तरीका प्रदर्शन करने का तय किया। अंतर्राष्ट्रीय मोटर स्पोर्ट में जर्मन कारें लगभग तुरंत ही उन्होंने डीमर बेंज को एक बड़ी सब्सिडी प्रदान की। नए शिकार दौर में शामिल होने के लिए उस युग की कोई अन्य कार कंपनी वैसे में इतना समय नहीं खर्च करती होगी। डीमर मोर जितनी तेजी से कारें बनाई गई और यह तथ्य रेस ट्रैक पर स्पष्ट हो गया। 1934 से 1939 तक मर्सिडीज तत्व वाली ग्रांड प्रिक्स रेस में 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ड्राइविंग की गई। उनके W25 और W125 मॉडल के साथ, हालांकि उन्हें एक नए प्रतिद्वंद्वी ऑटो यूनियन के भी चुनौती मिली। अपने ही देश द्वारा प्रायोजित एक और जर्मन वाहन निर्माता ऑटो यूनियन भी आगे बढ़ेगी। इस अवधि के दौरान सफलता का अच्छा हिस्सा 1935 से 1937 तक यानी 25 दौर जीतना। ये सफलताएं मोटर स्पोर्ट स्पर्धाओं, विशेष रूप से मर्सिडीज बेंज के साथ जर्मनी के विश्व में शीर्ष पर पहुंच गया, जो हिटलर का पसंदीदा कार ब्रांड बन गया। वास्तव में वह उन ऑटोमोबाइल में से एक था जिसका वह अक्सर उपयोग करता था। मर्सिडीज बेंज 770 देखी गई, जो एक बड़ा लग्जरी वाहन था जिसका उपयोग मुख्य रूप से उच्च रैंकिंग वाले नाजी राजनेताओं द्वारा किया जाता था। अन्य पहुंच अधिकारियों, हालांकि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के साथ डीमर बेंज कंपनी जल्दी ही खुद को गंभीर खतरे में पाएगी। नागरिक की मांग के रूप में यात्री कारों दुर्लभ हो गई। उन्होंने सैन्य वाहनों, पनडुब्बियों, टैंकों और विमानों का निर्माण शुरू कर दिया। नाजी सेना के लिए इंजन उनके व्यवसाय का सबसे बड़ा क्षेत्र सक्षम सैन्य ट्रक थे। 3 से 6.5 टन आपूर्ति का परिवहन यानी कि 1942 तक उन्होंने सार्वजनिक कारों का उत्पादन बंद कर दिया। चूंकि उनके सभी संसाधनों युद्ध प्रयासों की ओर निर्देशीय थे और जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया,
बढ़े हुए आयुध उत्पादनों को संभालने के लिए एक नए कर्मचारी की आवश्यकता थी, क्योंकि पूरा कार्यबल था अब अग्रिम पंक्ति में लड़ते हुए। डीमर फैंस ने अपने साथ बने रहने के लिए महिलाओं को भर्ती करना शुरू कर दिया। आवश्यक इकाइयों की मात्रा हालांकि यह भी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए कंपनी बेगारी का सहारा लिया। इन युद्ध बंदियों ने नागरिकों और बंदियों का अपहरण कर लिया। शिविरों को योजना के करीब स्थापित किया गया था और उन्हें भारी मात्रा में लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर किया गया था। जर्मन का दबाव इनमें से अधिकतर श्रमिकों पूर्वी यूरोप से थे में नजरबंद किया गया। खराब जेल में जैसे वातावरण वाले बेरिक शिविर के बंदियों को निगरानी की जाती थी। SS स्थितियों के तहत इन शिविर में कई लोगों गंभीर कुपोषण से मर गया। दुर्भाग्य हार या यहाँ तक कि यातना और 1944 तक सभी डीमर बैंड्स में से लगभग आधे 63,000 कर्मचारियों को मजबूर किया गया। 1945 में जब युद्ध समाप्त हुई तो कंपनी को बड़ा झटका लगा। पोट्सडैम समझौते के कारण विदेश में सभी जर्मन संपत्तियों को जब्त कर लिया गया और मुआवजे के भुगतान के लिए इस्तेमाल किया गया। इससे मंद मोड़ आने लगे। अपनी सभी विदेशी सहायक कंपनियों, सहयोगिक और शाखाओं को खो दिया और उन्हें वापस अपने पास ले लिया। अपने गृह देश में योजनाओं, दूसरे शब्दों में उन्हें फिर से शुरुआत करनी थी और खुद को फिर से मजबूत बनाना था। फिर डीमर बैंड्स का पुनर्गठन किया गया और उन्हें अपने सिर पर प्रबंधन को डिनोटिफाई करना पड़ा। इन कठोर के कारण डीमर की कब्जे वाले अधिकारियों से उत्पादन परमिट प्राप्त करने में सक्षम थी। 1946 में हालांकि उनकी फैक्ट्रियों को बम से गंभीर क्षति हुई थी। मर्सिडीज बेंज को अभी भी नुकसान हुआ था। अपने स्वयं के संयंत्र के मालिक होने का लाभ यह हुआ कि BMW या एडलर जैसे कई अन्य प्रतिस्पर्धियों ने अपनी साइट खो दी। जब वे सोवियत क्षेत्र में पहुंचे गए तो मर्सिडीज बेंज कंपनी ने तब उत्पादन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। एम्बुलेंस, पुलिस गश्ती वाहन और डिलीवरी वैन उसके 170 भी मॉडल पर आधारित है और इनमें से एक का उपयोग किया गया। अमेरिकी सैन्य परिवहन के लिए मरम्मत सुविधा के रूप में उनकी योजनाओं को 1947 तक वे यात्री उत्पादन में वापस आ गए हैं। 170 भी में से केवल 1045 वाहनों का उत्पादन किया गया, लेकिन इनके तहत भी आदर्श परिस्थितियों से कम डीमर में बैंड्स अभी भी एक साल बाद लाभ कमाने कामयाब रहे, यानी कि 1950 के दशक तक। मर्सिडीज बेंज मोटर स्पोर्ट स्पर्धाओं में मजबूत वापसी करते हुए अपना अधिकांश प्रभाव फिर से हासिल करने में सक्षम रही, साथ ही दुनिया भर में सफल बिक्री हासिल करना 1954 तक अपनी पहले ही ऐसा कर चुकी थी। $1 अरब से अधिक लाभ हुआ। इन वर्षों में मर्सिडीज ने अपनी छवि पूरी तरह से बदल दी, दुनिया के सबसे मूल्यवान कार ब्रांडों में से एक बने। हालांकि इनमें से कुछ भी संभव नहीं होता। कार केबिन झुकता है, जिससे अपनी साधारण पृष्ठभूमि, चुनौतियों और आलोचनाओं के बावजूद साहस था और अपने हकीकत में बदलने का दृढ़। इस वीडियो को कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। बहुत बहुत धन्यवाद।